जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन को देखे थे। आज हम दोस्तों प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से दोस्तों पोल्यूशन के कंसेप्ट साथ ही साथ इसके कंसेप्ट और क्वेश्चन को दोस्तों दोनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रदूषण होता क्या है? तो प्रदूषण हमारा वो अंश है दोस्तों जिससे हमारे शुद्ध चीजों को अशुद्ध करने का काम करता है। जैसे कोई शुद्ध चीज होता है, कोई शुद्ध चीज को अशुद्ध करने का काम करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम वायु की बात करें तो वायु वायु में अगर प्योर वायु है, शुद्ध वायु है, हवा है, तो उसमें अगर अनवांटेड चीज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये अगर आके मिल गया तो वो क्या हो गया? पोल्यूटेंट हो जाएगा। अगर वायु को अशुद्ध करेगा तो उसके लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिल जाए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आके अगर वायु के साथ मिलता है तो ये वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पोल्यूशन कहलाता है। तो प्रदूषण हमारा दोस्तों कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि जल वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, यानी कि तरह तरह का पोल्यूशन क्या है दोस्तों? मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे कंसेप्ट को हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है दोस्तों? डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? जिसे नष्ट किया जा सकता है, जिसे गला उला के जिसे क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोस्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोस्टिंग या तो जैव जैव नवीकरणीय हम उसको कह सकते हैं। जैव नवीकरणीय या तो कंपोजिशन कंपोस्टिंग कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो ई कचरा मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक से जितने भी सामान हमारा निकलता है, चाहे बल्ब हो गया, चाहे स्विच हो गया, चाहे फ्रिज वगैरह, यानी कि जितने भी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से वेस्ट निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है? ई कचरा कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कचरा कहलाता है। चिकित्सा अपशिष्ट, चिकित्सा मतलब दोस्तों जो मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर वगैरह जो निकलता है मेडिकल के क्षेत्र में दोस्तों, मेडिकल के क्षेत्र में जैसे कि सिरिंज हो गया, जो डॉक्टर लोग सुई लगाता है, सिरिंज हो गया, या तो सीसी बोतल हो गया, जो इंजेक्शन का बोतल छोटा छोटा बोतल होता है वो सीसी या तो बोतल हो गया, वो क्या हो गया? अपशिष्ट हो गया। तो क्या उसमें ये शीशा होता है? तो उसको क्या कंपोस्टिंग किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। औद्योगिक अपशिष्ट, अगर औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें दोस्तों, यानी कि बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है? बहुत सारे पदार्थ निकलता है। बहुत सारे पदार्थ निकलता है, जैसे कि बड़ा बड़ा कंपनी में कोयला वगैरह जलाया जाता है, फर्नेस कंपनी में, तो वहां पे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें दोस्तों, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ जो कि अशुद्ध होता है, यानी कि ये भी हमारा क्या दोस्तों? पोल्यूशन का ही रूप है एक, जिसे कंपोस्टिंग नहीं किया जा सकता, जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों रसोई अपशिष्ट का मतलब क्या है? जिसे कि खाना बनाते समय हमारे किचन से जितने भी पदार्थ निकलता है, चाहे वो छिलका हो गया, चाहे चाहे पानी हो गया, यानी कि फल का छिलका या सब्जी का छिलका जो भी होता है वो अपशिष्ट होता है, उसे डिकम्पोज किया जा सकता है, उसे डिकम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डैश का उपयोग कंपोजिटिंग के लिए किया जा सकता है। तो रसोई अपशिष्ट यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अपशिष्ट एक क्या है? मतलब घरेलू अपशिष्ट है और एक औद्योगिक अपशिष्ट है। तो घरेलू अपशिष्ट को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? घरेलू अपशिष्ट को हम गला सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन औद्योगिक जो ठोस होता है उसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है ये पूछा गया है। तो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं। तो ये अंतर दोस्तों घरेलू और औद्योगिक ठोस के बारे में अंतर को नहीं दर्शा रहा है। घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा कम होती है, ये भी अंतर को नहीं दर्शा रहा है।
यौद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रकृति में मौसमी होता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत होगा। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है, यानी कि घरेलू को क्या किया जा सकता है? डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन यौद्योगिक वाले ठोस को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस समूह में सभी जैव नवीकरणीय पदार्थ शामिल है? जैव नवीकरणीय मतलब दोस्तों पुनः चक्रण की बात कर रहा है। जैव नवीकरणीय मतलब क्या? पुनः चक्रण। पुनः, या तो पुनः चक्रण किया जा सकता है, या तो उसे डिकम्पोज किया जा सकता है। या तो क्या किया जा सकता है? पुनः चक्रण किया जा सकता है, या तो उसे डिकम्पोज किया जा सकता है। तो वो हमारा क्या आता है? जैव निम्नीकरणीय होता है। तो देखिए दोस्तों, सब्जी के छिलके को डिकम्पोज कर सकते हैं, लकड़ी को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, रबड़ को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। घास को कर सकते हैं, लकड़ी को भी कर सकते हैं, संतरे के छिलके को भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। घास को कर सकते हैं, प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं। फूल कर सकते हैं, लकड़ी कर सकते हैं, बैटरी को नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो जैव नवीकरणीय का उदाहरण दिया गया है, वो बी नंबर का ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी जैव नवीकरणीय की सटीक परिभाषा है? सटीक परिभाषा है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो एंजाइमों की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बहुकलन में सक्षम है। बिल्कुल गलत दोस्तों। क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये जल में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। मृतोपजीवी मृतोपजीवी जीवों की वृद्धि के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त पोषक स्रोत, बिल्कुल गलत। तो ये जैव नवीकरणीय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जीवाणु या जीवाणुक एंजाइमों की क्रिया द्वारा आसानी से छोटे अणुओं में पच जाता है। तो ये भी हमारा जैव नवीकरणीय के बारे में नहीं है दोस्तों। सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित, यानी कि दोस्तों डिकम्पोज होना, डिकम्पोज होने में सक्षम होना। विघटित का मतलब कि जो डिकम्पोज आसानी से हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि जैव नवीकरणीय होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करता है। बिल्कुल सहायता नहीं कर सकता है दोस्तों। क्या इकोसिस्टम हमारा है वो मदद करता है अजैव निम्नीकरणीय को? जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गलाने में क्या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम मदद करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। रबड़ या शीशा को क्या पचाने में मदद करता है या विघटित करने में मदद करता है क्या? इकोसिस्टम या तो पारिस्थितिक तंत्र? बिल्कुल नहीं करता है। जैव नवीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। गलत दोस्तों। अगर यहाँ पे अजैव नवीकरणीय होता तो वो लंबे समय तक बना रहता है। बाकी जैव नवीकरणीय जैसे कि कोई फल का छिलका हो गया, या सूखी पत्ती हो गया, लकड़ी हो गई, ये तो डिकम्पोज हो जाता है हमारा। तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत कथन बताया गया है। एंजाइम जीवाणुओं या अन्य मृत जीवी जैव नवीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। अपघटित करते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। अपघटित यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है? एंजाइम जीवाणु या मृतोपजीवी जैव नवीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं। तो क्या मृतोपजीवी जो होता है वो जीव नवीकरणीय पर क्या वो क्रिया करते हैं? बिल्कुल गलत। अजैव नवीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक क्रियाओं पर अपघटित नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, अजैव क्रिया क्या है? जैसे कि अगर हम प्लास्टिक या तो रबड़ ले लिए, प्लास्टिक और रबड़ ले लिए, क्या ले लिए? रबड़ ले लिए। अगर हम दोस्तों इसको क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ा देते हैं या हीट ज्यादा कर देते हैं, तो हीट करने के बाद प्लास्टिक क्या होगा दोस्तों? ये मेल्ट करके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ये विघटित नहीं होगा। ये क्या है? अपघटित नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही बताया गया है, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? कौन सा विकल्प एक लाभ नहीं है? कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई प्लास्टिक उद्योग है और अगर वह ग्रीन हाउस का इस्तेमाल, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन या निर्माण कम कर रहा है, तो ये हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए वातावरण के लिए भी लाभदायक है। पुनः चक्रण करने में आसान। अगर दोस्तों किसी वस्तु को पुनः चक्रण बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी हमारे लिए क्या है? आसान है, यानी कि लाभदायक है। कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को डिकम्पोज या कोई प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है,
तो वो हमारे वातावरण में लंबे समय तक बने रहता है। तो अगर वो लंबे समय तक बना रहेगा तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है और वातावरण के लिए भी हानिकारक है। निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत, तो कम ऊर्जा के लिए खपत होगा तो ऊर्जा की बचत की बात करा तो ये भी लाभ है हमारा, हमारे और हमारे वातावरण के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो सी नंबर का हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि लाभ हमारे लिए नहीं है और हमारे वातावरण के लिए भी नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? खादों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए? बिल्कुल गलत दोस्तों। हमें यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियों की जगह पर कागज का कागज का थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। कागज का थैली और जूट का थैली, कागज की थैली या तो जूट का थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। जूट का थैली या तो कागज का थैली। दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग का उपयोग कराना अनिवार्य है? गलत। कानून ये नहीं कहता है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें, तो ये भी क्या है हमारा गलत हो जाएगा। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सही कथन कहा गया है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों में अगर कचरा रखेंगे हम तो वो तो हमारा डिकम्पोज होगा ही नहीं। इसीलिए कचरा को प्लास्टिक की थैली में नहीं बल्कि कागज की थैली में रखना चाहिए, जिससे कागज भी डिकम्पोज हो जाए और प्लास्टिक भी डिकम्पोज हो जाए। तो सही कथन जो है वो सी नंबर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव निम्नीकरणीय का मतलब दोस्तों जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो नायलॉन को दोस्तों डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, बल्कि कॉफी पाउडर, कपास और ऊन ये सब सारी की सारी क्या है डिकम्पोज करने योग्य है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी खतरनाक हो या किसी भी प्रकार का कोई वस्तु हो और उसे डिकम्पोज करना हो तो डिकम्पोज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे जला दो या भस्मीकरण या जलाना, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है? सबसे कम क्षति। तो देखिए दोस्तों, अगर रासायनिक कीटनाशक यदि क्षति पहुंचाएगा, पॉलीथीन का बैग ये भी क्षति पहुंचाएगा, प्लास्टिक की बोतलें ये भी क्षति पहुंचाएगा, लेकिन कागज की कप की बात करें दोस्तों तो ये क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज कंफ्यूज ना होए, कागज अरे एक होता प्लास्टिक, कागज और प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक कागज क्या है दोस्तों? जो पेड़ पौधे से जो बनाया जाता है, जूट वगैरह से, थैला वगैरह, तो वो कागज का होता है, वो कागज कहलाता है, जिसे डिकम्पोज हम कर सकते हैं। यानी कागज को हम अपघटन कर सकते हैं और डिकम्पोज भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो प्लास्टिक होता है उसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में आता है जाता है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, एक डब्बा है, डब्बा है या तो पानी का बोतल है या तो फिर कोई जार है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे पानी रखा है, डिस्टिल्ड वाटर को रखा है। क्या रखा है दोस्तों? डिस्टिल्ड वाटर को रखा है। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर यानी कि उदासीनीकरण वाटर होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों? अम्ल को मिला देंगे। क्या करेंगे? अम्ल को मिला देंगे। तो अम्ल को मिलाएंगे दोस्तों तो इसका जो क्षारीय मान होगा, सॉरी जो अम्लीय मान होगा यानी कि पीएच मान जो होगा, वो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, पीएच मान जो होगा दोस्तों 7 से क्या होगा? कम होगा। और हमने क्या देखा है केमिस्ट्री में कि 0 से 14 तक हमारा क्या होता है? पीएच स्केल होता है, जिसमें से बीच में 7 होता है। 7 हमारा दर्शाता है उदासीनीकरण को, उदासीनीकरण को, और 7 से कम हमारा और 0 से अधिक अम्लीय नेचर को या अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और 7 से 14 जो होता है वो क्या दर्शाता है? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्षारीय प्रकृति को। तो अगर दोस्तों नदी में पानी बह के जाएगा, अम्लीय पानी, तो पानी में जो पीएच मान होगा क्या हो, जाहिर सी बात कम हो जाएगा, क्योंकि जब अम्ल को मिलाएंगे तो पीएच मान कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत। जल थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, बिल्कुल गलत। नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल गलत।
यानी कि नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, तो सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो दोस्तों दो दो होता है, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय स्रोत या तो ऊर्जा या तो अनवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत या तो ऊर्जा, स्रोत या तो ऊर्जा। तो नवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत की बात करें दोस्तों, नवीकरणीय का मतलब क्या है? जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वायु कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा, सनलाइट या सूरज की रोशनी या सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। अगर अनवीकरणीय की बात करें दोस्तों, तो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस जो होता है, जैसे कि सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारी की गैस होता है। और पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें और कोयला की बात करें, ये सारा का सारा दोस्तों हमारे संसाधन में क्या है? ये लिमिट है। क्या है? लिमिट है, और एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो जो चीज खत्म हो जाएगा वो हमारा अनवीकरणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय। और जो नहीं खत्म होगा वो नवीकरणीय कहलाता है। तो प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन वायु हमारा वायुमंडल से कभी खत्म नहीं होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट, अपशिष्ट के बड़े पैमाना। अगर जैव नवीकरणीय की बात करें दोस्तों, जैसे कि पेड़ का हमारा कोई पत्ती है, पेड़ का क्या है? पत्तियां है। अगर दोस्तों इस पत्तियां को हम खेत में क्या करेंगे? इस पत्तियां को यहाँ पे डाल देते हैं, और ये पत्तियां जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जब ये पत्तियां डिकम्पोज होकर गल जाता है, तो ये पत्तियां क्या करता है? खाद के रूप में काम करता है। ये पत्तियां क्या करता है? खाद और फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करता है। तो ये कथन पहला ही क्या है? सही कथन कहा गया है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाता है, तो ये कथन गलत है। तो बी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, तो पहला ही कथन सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि अजैव निम्नीकरणीय का क्या मतलब क्या है? जैसे कि रबर हो गया या तो प्लास्टिक हो गया, तो ये रबर, प्लास्टिक या तो शीशा को दोस्तों कभी भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। जब ये डिकम्पोज नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण में क्या करेगा? बना रहेगा। तो पर्यावरण में बना रहेगा, तो पहला ही आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम अजैव न्यूनीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम जैसे अजैव मतलब अजैव नवीकरणीय मतलब प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, रबर हो गया, उसका इस्तेमाल हम कम कैसे कर सकते हैं? कम कैसे कर सकते हैं? पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर दोस्तों कोई सामान हमें पैक करना है, जैसे कि दुकान हम जाते हैं, दुकान जाते हैं दोस्तों, दुकान में हमने दाल खरीदा, मान लेते हैं 1 kg, 1 kg दाल खरीदा। अब इस दाल को पैक करने के लिए दोस्तों अगर प्लास्टिक का थैली देता है, तो हमें प्लास्टिक का थैले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कागज का थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कागज का थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम कागज का थैले का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अजैव न्यूनीकरणीय हमारा कम हो जाएगा। तो पहला ही कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे बाकी ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। दूध और पानी को पॉली बैग यानी कि प्लास्टिक में या पॉलीथीन में पैक करना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो ये हमारा लिए क्या हो जाएगा? इससे हम अजैव न्यूनीकरण को कम नहीं कर सकते हैं। फलों और सब्जियों को सुंदर पॉली प्लास्टिक में, सुंदर रहे दोस्तों, या सुंदर रहे या सोने का रहे का जड़ा वो प्लास्टिक रहे, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है। तो फलों का सब्जी का पैकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? अजैव न्यूनीकरण को कम नहीं कर सकते हैं। बिस्कुट आदि जैसी खाद्य वस्तुएं प्लास्टिक के टीन और रैपर में पैक करके खरीदी जा सकती थी। ये भी कथन गलत, क्योंकि इसमें नहीं कर, इससे भी हम अजैव निम्नीकरणीय को कम नहीं कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो देखिए दोस्तों, पृथक्करण का मतलब क्या है?
पृथक्करण का मतलब क्या है दोस्तों? अभी जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, कहीं अगर स्टेशन या रेलवे स्टेशन कहीं जाते हैं तो दो डब्बा, अधिकतर दोस्तों कचरे का डब्बा जो होता है दो होता है। तो पृथक्करण का मेन कारण क्या है दोस्तों, ये मैं बताते हैं। दो डब्बा होता है, एक नीला कलर का होता है और एक हरा कलर का होता है। देखिए तो अगर हम हरा डस्टबिन की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या रखना चाहिए? इसमें गीला कचरा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गीला कचरा। तो गीला कचरा का सेंस क्या है दोस्तों? जैसे कि रसोई से हमारा जितने भी निकलता है, फल का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, तो उसे हरा कचरे के डब्बे में रखा जाता है। और नीला की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्लास्टिक, शीशा, पुराने कपड़े, ये सारी चीजें इसमें रख सकते हैं। चाहे पानी का बोतल, प्लास्टिक वाला जो होता है, तो इसमें नीला कचरा में रखा जाता है। तो ये पृथक्करण का क्या होता है दोस्तों, मेन अंतर होता है, जिसकी वजह से हम पृथक्करण कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के साथ मिश्रित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। नगर पालिकाओं को अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए अलग अलग निपटान स्थल बनाने चाहिए। बिल्कुल गलत। अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। गलत। परिवार के कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को, अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का मतलब क्या हो गया दोस्तों? नीला कचरे का डब्बा। क्या हो गया? नीला कचरे का डब्बा। और जैव नवीकरणीय वस्तु का मतलब क्या हो गया? हरा कचरे का डब्बा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से पृथक्करण कर सकते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा यानी कि जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम कार्डबोर्ड बॉक्स की बात करें या कागज के थैले, तो ये कागज के थैले या कार्डबोर्ड का बॉक्स हमारा क्या है दोस्तों? जैव निम्नीकरणीय है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। कांच का बर्तन, कांच का बर्तन की बात करें दोस्तों, या प्लास्टिक के रबर, तो ये हमारा क्या है? अजैव नवीकरणीय है। तो अगर ये अजैव है तो जैव नहीं हो सकता। तो जैव नहीं हो सकता, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर का। एक विशिष्ट कस्बे में अजैव नवीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3R, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात की, ये 3R का फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमें सबसे पहली तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अजैव नवीकरणीय पदार्थ प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, शीशे का उपयोग कम करना चाहिए, यानी कि रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब कि उसका इस्तेमाल कम करेंगे, अजैव नवीकरणीय का इस्तेमाल कम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? रीयूज करेंगे। क्या करेंगे? रीयूज। तो रीयूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी अगर अजैव नवीकरणीय का इस्तेमाल हम करते हैं, तो एक ही वस्तु को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो वाला नहीं करना चाहिए, कि यानी कि इस्तेमाल किया और हमने फेंक दिया, तो ऐसा नहीं है। बाकी बल्कि एक ही वस्तु का हमें बार बार रिसाइकल करके इस्तेमाल करना चाहिए। अब तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों? रिसाइकल। क्या होता है? रिसाइकल। तो रिसाइकल मतलब क्या होता है दोस्तों? इससे कोई भी जो अजैव नवीकरणीय है उसको हम बार बार रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहले क्या होना चाहिए? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो पहला ही ऑप्शन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो ए नंबर का ही पहला आंसर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन 3R में से नहीं है? रिसाइकल है, रीयूज है, रिड्यूस भी है। रिफ्यूज दोस्तों, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार करना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार करना, जो कि सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, अगर वायुमंडल का प्राकृतिक स्रोत की बात करें, तो प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या है दोस्तों? कि उसका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी की बात करें, तो क्या ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो मनुष्य के कहने पे होता है या मनुष्य द्वारा किया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो जो वायु प्रदूषण जो हमारा होगा प्राकृतिक स्रोत से, वो ज्वालामुखी सही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी आगे ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र का मतलब दोस्तों, ये मनुष्य यानी कि ये क्या है? ये मनुष्य द्वारा ऊर्जा संयंत्र का इस्तेमाल यानी कि मशीनों का
इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जलना दोस्तों ये मनुष्य लकड़ी को जलाता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, तो ये जाहिर सी बात है मनुष्य के द्वारा ही वाहनों से धुआं निकाला जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक वायु प्रदूषण का स्रोत है। अजैव न्यूनीकरणीय प्लास्टिकों में अजैव न्यूनीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों, यह मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करता है। बिल्कुल दोस्तों कम करता है, अजैव न्यूनीकरणीय होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर प्लास्टिक का थैले को या प्लास्टिक का ढेरे को अगर खेत में हम रख देंगे, तो क्या हमारा खेत उपजाऊ होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर प्लास्टिक खाएगा तो घातक साबित हो सकता है, अगर फंस जाएगा तो, क्योंकि ये पच नहीं सकता है प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक या रबर खा लेगा जानवर, तो ये प्लास्टिक पचता ही नहीं है, तो ये घातक हो सकता है। ये नालियां ये नालियों को जाम कर सकते हैं, बिल्कुल जाम कर सकते हैं। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं होते हैं दोस्तों। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि इनसे मैच नहीं खाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट की बात करें, तो खाद्य अपशिष्ट हमारा जो है क्या है, ये क्या है, जैव चिकित्सा। खाद्य अपशिष्ट को दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। तो ए नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। पेपर बैग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अजैव, यहाँ पे क्या बोला गया है, अजैव। अजैव मतलब दोस्तों जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। पेपर बैग को हम डिकम्पोज करते हैं, यानी कि कागज बैग कर सकते हैं। चाय की पत्ती को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। सब्जियों के छिलकों को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन दूध की थैली को क्या हम डिकम्पोज कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा अजैव न्यूनीकरणीय हो जाएगा पदार्थ। निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो उसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है हमारा? जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ये हरित क्रांति के जनक है। कौन है? हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है। क्यों? देखिए दोस्तों, जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण। बिल्कुल गलत दोस्तों। जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक नहीं बल्कि कम होने के कारण बहुत तेजी से लेते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर अस्पताल से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो पृथक्करण और पुनर्चक्रण बिल्कुल नहीं। रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अजैव न्यूनीकरणीय का क्या तात्पर्य है? अजैव न्यूनीकरणीय का क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, अजैव न्यूनीकरणीय का मतलब क्या हो गया, जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो इसे तो विघटित, बिल्कुल ये कथन क्या है दोस्तों, गलत है। वे पदार्थ जो जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं किए जाते, यानी कि जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? समाधान क्या है? तो वो क्या है दोस्तों, मनाही, यानी कि इस्तेमाल से कम करना, उसका इस्तेमाल कम करना।
सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक कप जो हमारा उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो अजैव नवीकरणीय है। तो प्लास्टिक के कप अधिक सस्ते होते हैं, बिल्कुल ये कारण नहीं हो सकता है दोस्तों। कागज के कप अधिक मजबूत होते हैं, बिल्कुल गलत। कागज के कप जैव नवीकरणीय होते हैं, इसीलिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैव नवीकरणीय को दोस्तों उसको हम विघटित या तो डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि वो सड़ और गल जाएगा, इसीलिए। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? सर्वाधिक अनुकूल है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? कंपोस्टिंग या तो डिकम्पोजिंग। कंपोस्टिंग या तो डिकम्पोज। भारत का पहला ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो एमपी भोपाल में किया गया है। इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे से नहीं फेंकना चाहिए? सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, तो वो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? जिसे सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, तो वो हमारा क्या है? पुरानी बैटरियां। क्या है? पुरानी बैटरियां। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कीड़ों का आसानी से नष्ट हो जाती है, बिल्कुल गलत। प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता, बिल्कुल गलत। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है? उत्पन्न परिणाम नहीं है। नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड का निर्माण। देखिए दोस्तों, अगर हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलता है, सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। अम्ल वर्षा, तो इसके कारण अम्ल वर्षा भी होता है, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या है? जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने क्या किया? आग जलाए, तो आग जलाने से क्या निकला? नाइट्रोजन गैस निकला और सल्फर डाइऑक्साइड निकला। अब जब पानी की बूंदें गिरेगा तो ये वातावरण में हमारा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा क्या मिलेगा? जल मिलेगा, और जल जैसे मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? H2SO4 का निर्माण करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? अम्ल बन गया। क्या बन गया? अम्ल बन गया। अब यही जब अम्ल बन गया तो पानी के साथ साथ गिरेगा, तो यही हमारा क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में जो ओजोन के स्तरों में कमी, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईंधनों से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जो ओजोन का स्तर में कमी आने का कारण, मेन कारण क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो एसी या तो फ्रिज से निकलता है। हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? वृद्धि होगी, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? टीन फॉयल, प्लास्टिक रैपर, टॉवल और प्लास्टिक जी बैग का उपयोग करने से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर होता है, तो वो क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलने के कारण होता है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल जियोग्राफिक टीवी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। नेशनल ग्रिड ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रिड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी दोस्तों हमने पिछले क्लास क्वेश्चन में क्या देखा? एन से अगर बात करें दोस्तों तो नेशनल और जी से क्या हो जाता है? ग्रीन। क्या हो जाता है? ग्रीन। और टी से क्या हो जाता है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रिड ट्रस्ट, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। देखिए, इको फ्रेंडली का मतलब क्या है दोस्तों? जिसको हम आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी में जो आराम से घुल मिल जाए,
वो गल जाए, सड़ जाए, लेकिन वो अपशिष्ट बन के ना रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इको फ्रेंडली कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, सूखी पत्तियों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना ये सही है। तालाबों में जैव न्यूनीकरण अपशिष्टों का निपटान, अपशिष्टों का मतलब दोस्तों तालाब में निपटान करना, ये गलत है। प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान, ये भी गलत है। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ये भी गलत, यानी कि ए नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिकों तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं, संपन्नता को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का यूट्रिफिकेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन डैश के कारण होता है, डैश के कारण होता है। तो यूट्रिफिकेशन हमारा दोस्तों नाइट्रेट और सल्फेट के सॉरी नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है। यूट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप डैश न्यूनीकरण होता है, डैश न्यूनीकरण होता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा दोस्तों सुपोषण के नाम से जाना जाता है। तो आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे, बाकी का क्वेश्चन दोस्तों अगले क्लास में करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।